हेलो एवरीवन। जीएस फोड़ो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पहली वीडियो में आप सबको बताया गया था कि पर्यावरण पारिस्थितिकी से हमारी लेखपाल की पहली क्लास स्टार्ट होगी। और पहली क्लास में पहला जो वीडियो बनाया गया था उसमें सिलेबस को डिकोड किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पर्यावरण पारिस्थितिकी का कितना महत्व है लेखपाल परीक्षा में। यानी 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आने हैं। हालांकि उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी जुड़ा हुआ है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ फैक्ट और कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है, उसको हम अलग से छोटे से वीडियो में बना देंगे और उससे बाहर कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसलिए किसी भी परीक्षा में 10% का वेटेज होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इसलिए लेखपाल परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के होंगे। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक और आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आप इससे घबराइए मत, और जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, कई बार वीडियो देखिए। और ये सारे लेक्चर आपको फ्री में दिया जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले आपको सारा जीएस का सिलेबस कवर कराया जाएगा। बस आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जीएस फोड़ू क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये नहीं कि वीडियो देख के आगे स्किप हो गए, आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे और इसका लाभ ले सके। चलिए देरी ना करते हुए आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को 5 पार्ट में बांट दिया है। यानी 5 चैप्टर हैं इसमें, और ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से आप उसको कवर सकते हैं। पहला पहला चैप्टर है आपके सामने पर्यावरण पारिस्थितिकी, सतत विकास एंड जैव विविधता, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। दूसरा चैप्टर आपको मिल जाएगा हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण। और तीसरा आपको मिल जाएगा वन एवं वन जीव, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ये हो गया। चौथा चैप्टर आपको मिल जाएगा प्रदूषण का, पोल्यूशन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा चैप्टर आपको मिल जाएगा वैकल्पिक ऊर्जा, जल संरक्षण एंड विविध का। तो ये आपके कितने 5 चैप्टर हो गए। ये 7 से 8, या हो सकता है एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, इतने लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। और आप इसको कई बार देखेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा। आपको अलग से कोई भी किताब, कोई भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, PYQ, वो भी कवर करा दिए जाएंगे। तो आप इधर उधर मत भागिए, जीएस फोड़ो को सब्सक्राइब करिए और सिलेबस को कवर करिए। आइए सबसे पहले हम पर्यावरण को समझते हैं। पर्यावरण हम लोग कई बार उस शब्द को सुनते हैं, हल्का फुल्का जानते भी हैं, लेकिन जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है या कुछ बताना होता है तो हम उसको बता नहीं पाते हैं। हालांकि हम उसको जानते हैं पर्यावरण क्या है। तो एक बार इसको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से समझ लेते हैं। कोई इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं छुपा हुआ है कि आप इसको नहीं समझ पाएंगे, तो आप इससे थोड़ा बच के रहिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु वो का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि पर्यावरण वह है जो हमारे चारों ओर है। यह पर्यावरण के 2 संघटक होते हैं, एक जैविक और दूसरा होता है अजैविक। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है जैविक संगठन में क्या क्या आता है, अजैविक में क्या क्या आता है। जैविक में ये है जिस जहाँ जीव हो यानी जीवन हो।
तो जीवन में आ जाएगा पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जितना भी है अपघटक है, ये सब आ जाएंगे। और अजैविक में क्या है, इसमें जीवन नहीं है, जिससे पहाड़ है, पर्वत है, हवा है, ये सब आ जाएगा। तो जैविक और अजैविक संगठन आपको याद रखने की जरूरत है। ये उसमें 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें कोई ना कोई ऑप्शन उसमें नहीं होगा, यानी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसको हालांकि आगे हम पढ़ाएंगे, बस इतना याद रखिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, 1986 में पारित हुआ था। और इसने भी एक परिभाषा दी है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। बस वही चीज़ है जो हमने आगे बताया था, किसी जीव के चारों ओर उपस्थित बहुत जैविक और भौतिक दशाएं, वही है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परि और आवरण शब्दों को जोड़ने से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, पर्यावरण क्या है, एक हमने अधिनियम देख लिया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आइए उससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2006 में है। इसमें हमने आईएएस और यूपीसीएस या बीपीएससी के भी क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन मैंने कठिन वाले क्वेश्चन नहीं डाले हैं, केवल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप ज़रा सी भी लापरवाही ना करिए। ये नहीं कि यूपी ट्रिपल एस सी ने जो पूछा है केवल हम वही क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं, थोड़ा इधर उधर का भी पढ़ना है हमको। यूपी ट्रिपल एस सी का जब ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी के तो आराम से कर ले जाएंगे, आप परेशान ना होइए। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बिल्कुल सही बात है, हम अभी यही तो पढ़ा रहे थे। वो संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही, ये भी सही। भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, ये भी सही है। यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी सही है, यानी तीनों पार्ट सही होने के कारण ऑप्शन डी हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण किससे बनता है? तो आप जानते हैं जैविक घटक से भी है, भू आकृतिक घटकों से भी है, अजैव घटकों से भी है, यानी उपयुक्त से भी। जैविक घटक इसमें जीव जंतु आ गए, भू आकृतिक पहाड़ पर्वत, अजैव इसमें भी मिट्टी हो गया, भूमि हो गया, सब यही हो गया। तो उपयुक्त सही सभी। तो हमने ये देख लिया। अब आते हैं आगे, धारणीय विकास। अभी हम आगे इसको और अच्छे से बताएंगे। सस्टेनेबल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न रखा हुआ है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। धारणीय विकास क्या है? विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करेंगे कि वर्तमान पीढ़ी तो उसका फायदा ले, अपना जीवन यापन करे, परंतु इस ऐसा जीवन यापन करे कि भावी यानी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इसका प्रयोग कर सके, इसका लाभ उठा सके। ऐसा ना हो कि वर्तमान पीढ़ी इतना दुरुपयोग कर रही है, इतना दुरुपयोग कर रही है कि भावी पीढ़ी के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। इतना पॉल्यूशन फैला दे रही है कि भावी पीढ़ी सांस ले ही नहीं पा रही है। इतने पेड़ काट दे रहा है कि भावी पीढ़ी को लकड़ियां मिल ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संतुलित विकास, संतुलित संतुलित विकास जरूरी है, संतुलित विकास जरूरी है। तो यही है धारणीय विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। वही चीज़ मैंने जो बताया कि वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के बीच क्या होना चाहिए, एक तरह का संतुलन होना चाहिए। इसी से संबंधित एक एक कमीशन बना था 1987 में। अब केवल अभी आप फैक्ट के रूप में इसको रट लीजिए और कुछ नहीं है, कि वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको WCED कहते हैं। एक कमीशन है, एक आयोग था, उसने एक अपनी रिपोर्ट जारी की थी, अवर कॉमन फ्यूचर। ये एक रिपोर्ट है, कोई बहुत बड़ा कुछ वो नहीं है, ये उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। और ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि अवर कॉमन फ्यूचर
रिपोर्ट किसने जारी की थी? तो आप फटाक से लगा देंगे WCD कब जारी हुई थी? 1987 में। हम्म, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस शब्द की व्याख्या सबसे पहले यहीं की गई थी। किसकी? धारणीय विकास की। धारणीय विकास की व्याख्या सबसे पहले WCED ने अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में की थी। ये याद रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और अभी ये भी एक फैक्ट के रूप में ही याद कर लीजिए कि 1992 में, अभी मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा क्या है क्या नहीं, 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, एक सम्मेलन था कि हम पृथ्वी को बचाएंगे क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, औद्योगिकरण हुआ था। तो उस सबसे कैसे पृथ्वी को बचाया जाए, कैसे मिनिमम डैमेज हो, तो यही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। वहाँ पर एक एजेंडा 21 घोषित किया गया था। एजेंडा 21 घोषित करने का मतलब ये है कि हम 21वीं सदी में क्या परिवर्तन करेंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, और एक मतलब कोऑर्डिनेशन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसा ना हो कि अमेरिका CO2 का उत्सर्जन करता ही चला जा रहा है और जो गरीब देश हैं उनके पास ऐसा कुछ हो ही नहीं, और CO2 के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण है उनका सबसे ज़्यादा प्रभावित वे देश होंगे जो गरीब हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास वित्त उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा ना होना चाहिए। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने धारणीय विकास को पूर्ण समर्थन कब दिया था? 1992 में। किसने दिया? पृथ्वी सम्मेलन ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2002 में जोहान्सबर्ग में यही पृथ्वी सम्मेलन फिर से हुआ था। और इसका मुख्य मुद्दा ही सतत विकास था। तो हमने तीन चीज़ें देख ली। एक तो धारणीय विकास क्या है, इस शब्द की व्याख्या सबसे पहले कब हुई, और तीसरा चीज़ है पृथ्वी सम्मेलन, चौथा चीज़ है 2002 में वही हुआ था। ये इसी चीज़ को थोड़ा सा बता दिया गया है, अभी थोड़ा समझा दे रहे हैं, आगे भी इससे रिलेट हो जाएगा जाके। सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहा जाता है, सबसे पहले यानी पृथ्वी को बचाने के लिए पूरी दुनिया एकत्रित हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। 1972 में हुआ, याद रख लो, सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन। उसी के कितने 20 साल बाद आप जोड़ेंगे, 1992 में रियो सम्मेलन हुआ। उसके 5 साल बाद रियो 5 का मतलब हुआ कि 1992 में आप 5 जोड़ेंगे तो 1997 आ जाएगा, यानी 1997 में रियो 5 हुआ। कहाँ? न्यूयॉर्क में। 5 और इसकी बस ये समीक्षा करनी थी कि हमने जो सम्मेलन किया, जो हमने कन्वेंशन लिए, तो वो उसकी क्या प्रोग्रेस है। फिर 5-10 साल बाद फिर हुआ, 1992 से आप जोड़ेंगे 10 साल, तो जोहान्सबर्ग में हुआ। कभी कभी ये सीधे सीधे पूछ लेता है कि रियो 5 कब हुआ, कहाँ हुआ, रियो 10 कब हुआ, कहाँ हुआ, बस इतना ही पूछता है। रियो 20 कब हुआ, कहाँ हुआ, तो रियो 20 2012 में ब्राज़ील में हुआ, रियो में। बस आप तीन ये सब याद कर लीजिए। ये अभी हम आपको बता ही देंगे। 1986 में पर्यावरण इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ, इसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। तो अभी हमने जो धारणीय विकास पढ़ा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इसमें पूछा जा रहा है धारणीय विकास पर चर्चा प्रारंभ कब हुई? आप हमने सबसे पहले बताया था 1987 में WCED की रिपोर्ट आई थी, कौन सी? अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर। ये अभी वाला क्वेश्चन हम आखिरी में करवाएंगे, इसको भी रोक दीजिए। ये है प्रकृति में कार्बन चक्र। आप 7th 8th क्लास में अवश्य इसको देखे होंगे कि कैसे कार्बन रोटेट होता रहता है और प्रकृति में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, कुछ कोई बहुत बड़ी गलत नहीं है इसमें।
कि वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 है उसको पेड़ पौधे लेते हैं श्वसन के रूप में। उसके अलावा कार्बोनेट पानी में फिर चूना पत्थर बन जाता है। अब ये जो पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों को कौन जंतु खाता है, तो जंतु के पास पहुंच जाता है। सीधे पेट्रोलियम, सीधे कोयला के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्बनिक यौगिक यानी जंतु जो हैं उनसे भी पेट्रोलियम बनता है, तो पेट्रोलियम के रूप में भी संरक्षित हो गया। इन्हीं कार्बनिक यौगिक से अकार्बनिक कार्बोनेट में बदल जाता है। और यही जब जीव जंतु जो है सांस लेते हैं तो CO2 ही तो छोड़ते हैं, तो ये फिर वायुमंडल पे चला जाता है। यानी वायुमंडल से पेड़ों में गया, पेड़ों से फिर जंतुओं में आया, जंतुओं ने फिर श्वसन के माध्यम से पर्यावरण में छोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं एक चक्र सा बना हुआ है, तो इसे ही कार्बन चक्र कहते हैं। इसी तरह जल चक्र है। जल चक्र क्या है, ये नदियां हैं, ये समुद्र हैं। तो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, जल का वाष्पीकरण हुआ, ये बादल तक बादल बने, बादल से संघनित जल फिर ओला या वर्षा के रूप में फिर वहीं आ गया। तो आप देखेंगे एक चक्र के रूप में बन गया। तो यही जल चक्र है और कुछ नहीं है। उसी से संबंधित कुछ आप देख लीजिए, प्रश्न पूछे गए हैं। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। देखिए कितना सरल है, बस आप प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए एग्जाम हॉल में, और कुछ नहीं है। नहीं बढ़ाता है। श्वसन में अब अभी हमने बताया कि जीव जो है जब सांस लेते हैं तो क्या CO2 छोड़ते हैं। जैविक पदार्थों का क्षय होता है तब भी होता है। ज्वालामुखी क्रिया आगे आपको बताएंगे, पॉल्यूशन में भी बताया जाएगा, यानी प्रदूषण में, कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, इसमें CO2 भी है। तो कार्बन ये भी बढ़ा रहा है। कौन नहीं बढ़ाता है पूछा है, तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे जो है CO2 को क्या श्वसन में प्रयोग कर लेते हैं, और तभी तो अपना खाना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में। तो ये हो गया। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। अभी हमने पढ़ा जलचक्र, वाष्पोत्सर्जन में। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, आराम से जानते हैं, वायुमंडल। वायु एक क्या है, मिश्रण है, याद रख लीजिए क्वेश्चन। उसी चीज को हमने और अच्छे से बता दिया है। जल चक्र है, ये लगा हुआ फिगर आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत ये भी पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, उनका प्रतिशत है। ये तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, तो आप बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होइएगा। अभी तो मैं इस कुछ एक छोटा सा वो ट्रिक बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे जाके आपको इससे बेहतर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें सारी गैसें होंगी। अभी तो उतना नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक हो गया NOAC, NOAC, ने हाँ, याद रखो। N से नाइट्रोजन हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया, A से आर्गन हो गया, C से CO2 हो गया, नेहा का N क्या हो गया, नियॉन हो गया, नियॉन गैस। और ये क्या हो गया, हीलियम गैस, हीलियम गैस हो गया। तो NOAC नेहा, याद रख लो, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रख लेना। अभी हम आगे उसमें आपको लिखा मिल जाएगा, परेशान मत होइए। तो प्रतिशत याद कर लीजिए। नाइट्रोजन का 78% रहता है, पूछा बिल्कुल जाता है। ऑक्सीजन 20.95, आर्गन पूरा ना याद रखिए तो कम से कम 0.9 याद रख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड है तो 0.03 याद कर लीजिए। और जो हमने बताया है कि नो AC ने हाँ, तो ये घटता क्रम है, घटता क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कभी कभी पूछ लेता है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर उसमें क्रम में लगा रहता है, वो कभी कभी पूछ लेता है। तो आप इसको थोड़ा याद रखे रहिएगा, ये ट्रिक है। अब आते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप देख लेंगे, आराम से कर ले जाएंगे, कोई गणित नहीं है इसमें। हाँ, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसमें निम्नलिखित में नोबल गैसों में नोबल गैस उसने कह दिया है, कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? नेहा तो हमने अभी अभी पढ़ा है, आर्गन हमने पढ़ा ही है, कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडॉन। ये याद रख लीजिएगा, रेडॉन गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा हमने अभी बता दी। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? वही चीज़ हमने बता दिया, किसका? नाइट्रोजन का है। हम्म, आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, या करवा ही देते हैं। दूसरा हमने बता दिया, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, अभी हमने पढ़ा 78%। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? नाइट्रोजन का। नो एसी वाला याद रख लो। हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? फिर वही नाइट्रोजन का। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए, यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी हो जाएगी? आप सभी लोग समझदार हैं, ऑक्सीजन की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? शोर मचाते हैं, आप बताइए। शोर का अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, शोर का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्या वायु का प्रदूषण करते हैं? अरे प्रदूषण को रोकने के लिए ही तो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने अभी अभी आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है। उसी से रिलेटेड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके 17 गोल हैं, जिसको 2030 तक प्राप्त करने हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है कि ये कब आए। तो याद रख लीजिए आप लोग, धारणीय विकास लक्ष्यों को सर्वप्रथम 2012 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? Rio+20 से घबराइएगा नहीं, हमने बता ही दिया, प्रस्तावित किया गया था। तो बस यही एक क्वेश्चन है, बन सकता है कि कब आया, तो ये आप बता याद रखिए। ये जो 17 गोल हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम में मिलना तय है, क्योंकि इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। आइए 17 गोल हैं, उनको देख लेते हैं। ट्रिक से तो याद कराएंगे, कोई 10 लाइन का या 4 लाइन का मैं उसका कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा कि पावर्टी हंगर जाता है, लड़ाई करता है, रीतिका पितिका, इस टाइप का मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं ऐसा बताऊंगा कि आप बीच का कहीं का भूल भी जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आप नंबर देखिए, सटाक से आंसर मारिए। आपको पहले तो 4 तक तो अपने आप ये याद करने ही पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबी है, भुखमरी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। 4 याद हो गए, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। 5वां से याद कर लो, 5G। 5G सिर्फ जानने, जी का मतलब जेंडर इक्वेलिटी, यानी लैंगिक समानता। छठे पे 6 घंटे पानी आता है, बस पानी आता है, यानी पानी से संबंधित है। स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। 7वां, 7 रुपये यूनिट जो है हमारे बिजली का बिल पड़ता है। 1 यूनिट का बिल कितना है? 7 यूनिट। तो बिजली यानी ऊर्जा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7वें नंबर का किससे संबंधित है? स्वच्छ ऊर्जा। 8वां, 8 घंटे हमको काम करने हैं। 8 घंटे काम करने हैं, काम का मतलब क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। 9 से 9 आई याद रखिए। 9 आई, आई से इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां आ जाता है, 10वां, रेड्यूस रेड्यूस इनइक्वालिटी, यानी असमानता को समाप्त करना है, यानी 10 देना है, असमानता सभी समाप्त होगी। 10 नंबर में 10 सबको दे दोगे, सभी बैठे हैं, तो समानता आ जाएगी, यानी असमानता खत्म हो जाएगी। अब आ जाता है 11 नंबर। 11 के लिए आप याद रखिए, 11 CC। 11 CC, सीसी का मतलब होता है सिटीज एंड कम्युनिटीज। सिटी एंड कम्युनिटीज, धारणीय शहर और सामुदायिक विकास। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 11 CC। 12 का आ जाएगा, तो 12 यूनिट प्रोडक्शन। किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन कितना होता है? 12 यूनिट। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन।
ठीक है। 13 का आ जाता है, 13 सीए जो है गिरफ्तार हो गए। कितने थे सीए गिरफ्तार हो गए? 13। सीए का मतलब क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। 13 तक आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद हो गए होंगे। इसमें कोई भी गणित नहीं है, आपको कोई परिभाषा या जुमलेबाजी वाला काम नहीं है। आराम से आप नंबर देखे। 13 से गिरफ्तार, 12 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, 11 सीसी हुआ, 10 में 10 मिल गए, समानता आ गई, 9 हो गया, 8 घंटे काम हो गया। बिजली का बिल 7 यूनिट है, 6 घंटे पानी आता है, 5G है। हो गया। अब 14 पे आ जाओ। 14 और 15वां ऐसा है, 14 याद रख लो कि जल में जीवन और स्थल पर जीवन। 14 जल और 15 जल के ऊपर यानी स्थल पर जीवन। 16 17, 16 घंटे काम करना पड़ता है संस्थाओं में, यानी संस्था में पढ़ो। 16 का लिए ट्रिक है कि 16 घंटे संस्थान में शांति से पढ़ो, यानी शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। और 17 जो हो जाता है, 17 पार्टनर हो गए, यानी लक्ष्यों के लिए भागीदारी, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये हमारे 17 गोल्स हैं, और इन 17 गोल्स को जब हम प्राप्त करेंगे तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा, सतत विकास हो पाएगा। तो इसके लिए बहुत से देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारत भी है। और आप जानते हैं कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अधिक इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। तो इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी है। आप देख ही रहे हैं कि 7 रुपये यूनिट जो है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जो है, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा का भी है। तो आप उससे भी जोड़ सकते हैं। अब उसी से संबंधित इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसटीजी का पानी की उपलब्धता और उसके स्थायी प्रबंधन। तो आप सभी जानते हैं जल कितने हैं, 6 घंटे पानी आता है, तो 6 घंटे पे आप सटाक से मारे आगे निकल गए। अगर आपसे कहा गया जाए तो आप 8 घंटे, एस टी जी एट क्या है, 8 घंटे काम। 9 आई इंडस्ट्री का है। 7 बिजली का बिल है, 7 रुपये बिजली का बिल है। तो इस तरह आप याद कर लीजिए और ये आराम से आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप इसमें लापरवाही किसी प्रकार की मत करिएगा। आपके पास 70 दिन के आसपास केवल लेखपाल के लिए बचे हुए हैं। इस कुछ 7 से 8 लेक्चर आपको दिए जाएंगे, और आप उसको कई बार देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखा दीजिए, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं। अब वही रियो समिट आपको हमने बताया था। रियो क्या है? रियो एक स्थान है ब्राज़ील में। ब्राज़ील एक देश जो पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ का एक स्थान है। तो आप घबराइएगा नहीं, पहली बार नाम सुन रहे हैं रियो क्या है। तो रियो एक स्थान का नाम है जहाँ पर ये समिट हुई थी, यानी जो सम्मेलन हुआ था उसी के नाम पर रियो समिट कह दिया गया है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, आप जानते ही हैं क्यों हुआ था। आप जान पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं, किससे? जलवायु परिवर्तन से। तो उससे निपटने के लिए, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, केमिकल इधर उधर फैला तो उस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मतलब नेता एकत्रित हों और एक भावी रणनीति को बनाया जा सके ताकि इन समस्याओं से निपटा जा सके। तो उसी से संबंधित सम्मेलन है। कौन सा? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कब हुआ? 1992 में। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर हुआ था, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ गए होंगे क्या है। अर्थ समिट है। हाँ, एक चीज़ और याद रखने वाला, जब अर्थ समिट हुआ था तो उसमें 3 कन्वेंशन निकल के आए थे। उसमें पहला कन्वेंशन क्या है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNCBD निकल के आया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और तीसरा CCD का आया था। तो ये 3 सम्मेलन निकल के आए थे। इसको अभी हम और लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। ये 3 सम्मेलन है, एक क्लाइमेट चेंज से है, एक है बायोडाइवर्सिटी से है, जैव विविधता से है, एक वन उन्मूलन को रोकने के लिए है। तो
ये कुछ अभी संस्था है, नीरी उरी, अभी आगे पढ़ा देंगे आपको। अब देखिए उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हमने इसमें दे दिए गए हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। रियो डी जेनेरियो, अब रियो स्थान हमने बता ही दिया क्या है, किससे संबंधित है, सम्मेलन था किसका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, UNCET। उसी चीज को थोड़ा ग्राफ में बता दिया गया, आप देख लीजिए। स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, इसमें एक समझौता क्या हुआ था, एजेंडा 21, कि क्या क्या हम 21वीं सदी में क्या क्या परिवर्तन करेंगे, कैसे सहयोग करेंगे, कैसे गरीब देशों को टेक्नोलॉजी देंगे, वित्त की सहायता देंगे। तो इसी पे चर्चा एजेंडा 21 आया था और कुछ नहीं। एजेंडा 21 उसकी समीक्षा करने के लिए 5 वर्ष बाद पृथ्वी सम्मेलन +5 लिखा हुआ है। +5 मतलब 5 वर्ष बाद 1997 में हुआ था न्यूयॉर्क में, आपको पहले बता दिया गया है। एजेंडा 21 है, आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या है, कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, ये तो आपको बता ही दिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, हम तो अभी हमने बताया कि रियो में। रियो +20 का मतलब 1992 में +20 करो कब आएगा, तुम ही बताओ। 12 में आएगा, 2012 में। रियो +5 हमने बता ही दिया। एजेंडा 21 को लागू करने, उस पे करने, रियो +10 कब हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। रियो +20 कहाँ हुआ, रियो में ही हुआ है, याद रखिएगा। रियो +20 रियो में ही हुआ है। ये सम्मेलन है और कुछ नहीं है, मतलब विश्व के जो नेता हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और कैसे जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, कैसे जैव विविधता को बढ़ाया जाए, उसी पर चर्चा करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, कभी कभी, हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2012 में, जानते ही हो, रियो +20 सम्मेलन हुआ था, उसमें एक घोषणा पत्र हुआ था जिसका शीर्षक क्या था, द फ्यूचर वी वांट, अवर कॉमन फ्यूचर 1987, WCED वाला, वो अलग चीज़ है। ये दूसरा है, कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन में डाल सकते हैं, तो आप याद रखिए द फ्यूचर वी वांट, ये घोषणा पत्र किसका था, रियो +20 का। अवर कॉमन फ्यूचर WCED, WCED का था 1987। ठीक है। वही पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में हुआ था, कहाँ हुआ था पता है, ये न्यूयॉर्क में। अब देखिए इसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको थोड़ा कायदे से पढ़िएगा। रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, वहाँ पे घोषणा पत्र हुआ था रियो +20, द फ्यूचर वी वांट। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो में। एक नीरी संस्था है, ये संस्था का एक आ गया क्वेश्चन, नीरी। नीरी राष्ट्र कहाँ पे है, या नागपुर में है, याद रखिए। देखिए कितने बार पूछा गया, यूपी लोअर सब, UPSC उत्तराखंड अधिकतर में पूछा गया, तो ये बिल्कुल आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको नीरी याद ही रखना होगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपको याद रखना है। कब और कहाँ स्थापित हुआ, 1958 में, याद रख लो, नागपुर में। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि NEA क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट एपिलेट अथॉरिटी, मतलब इसमें अपील अपील की जाती है, पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा उठाना है तो यहाँ पे अपील की जाती है, तो आप परेशान मत होइए। एक ये संगठन है गया, आ गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन, कहाँ पे है, जिनेवा में है। बस आपको कुछ रटना यही है कि जिनेवा में है।
जिनेवा कहाँ पड़ता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब आ गया UNEP। ये मतलब UNEP, सबसे पहले तो इसका वो देखते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। ये आपको रटा होना चाहिए। स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, इसका काम क्या है? काम यही है कि पर्यावरण कार्यक्रम है, यानी पर्यावरण से संबंधित जो मिशन चलाने हैं या इस जागरूकता पैदा करना है, तो ये काम इसका है, इस UNEP का है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो UNEP का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। मुख्यालय कहाँ है हमने बता ही दिया गया। EPA का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी, उत्तराखंड में पूछा गया। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये क्या है? एक गैर सरकारी यानी एक NGO है, और ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। बस इतना याद रखिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम। ये किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। तो बस यही है, और कुछ नहीं है इसमें। अब हमने बताया था 1986 वाला प्रो एक्ट। तो पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए थे 1980। तो भारत में पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, उससे संबंधित एक नियम बनाया गया ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA 1986 आपकी जवान पे रटा रहना चाहिए। 1986 में पारित हुआ। इसको कौन कौन सा विधान कहते हैं? छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। बिल्कुल आप इसको टिप्स पे रखिए, मुंह पे आ जाना चाहिए कि किस संविधान को, किस अधिनियम को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या छाता विधान कहते हैं। आपको बिल्कुल तुरंत आ जाना ये चाहिए। तो वही पूछा गया है, कब आया? पर भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। EPA को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, छाता विधान से। एक संस्था है NGT, 2010 में आई थी। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को, यानी 2010 को एक्ट बना है। और 2010 में एक्ट बना है, और 2010 में ही इसकी स्थापना की गई है। इसका काम क्या है कि पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। यानी इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई मामला है तो आप NGT के पास जा सकते हैं। तो NGT उस पर आर्थिक दंड लगा दे सकता है, और भी कई कई तरह की कार्रवाई कर सकता है। तो आपको याद सिर्फ इतना करना है कि NGT की स्थापना कब हुई, 2010 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? और यह एक संवैधानिक स्टेट्यूटरी यानी संवैधानिक जो है, संविधिक, संवैधानिक नहीं है, संविधिक जो है संस्थान है, संविधिक संस्थान है, स्टेट्यूटरी। पूर्ण ये देखिए आपके सामने पूछा ही गया है। प्रभावी कब हुआ है? तो आप अक्टूबर 2010 से। तो NGT आपने सीख लिया। एक आते हैं इको मार्क। इको मार्क एक मतलब एक सिंबल टाइप का होता है जो अधिकतर आप प्रोडक्ट में देखते होंगे। इको मार्क, इको मार्क ये क्या है, आप इसको जरा समझ लीजिए। प्रमाण पत्र है, उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, यानी उन या उनको बनाने में पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाई गई है, तो उससे ही इको मार्क मिलता है उस प्रोडक्ट को। प्रमाण पत्र ब्यूरो कौन देता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा कब से दिया जा रहा है? 1991 से, 1991 से। ये आपको रटा होना चाहिए, ये आपको रटा होना चाहिए।
इको मार्क क्या है, कौन देता है और कब से दिया जा रहा है। अब आते हैं आगे। इसमें कुछ है नहीं, वन लाइनर टाइप का है, याद रख लो कि एडम्स ने एक पुस्तक लिखी थी, हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट। तो सीधे सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि हरित विकास पुस्तक या ग्रीन डेवलपमेंट बुक किसने लिखी थी, तो एडम्स ने लिखी थी। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी थी, रेचल कार्सन ने। आपको बस इतना याद रखना है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, फुकुओका, जापान के फुकुओका है, फुकुओका। प्राकृतिक कृषि है कि हम कम से कम केमिकल डालें और जो प्राकृतिक तरीके से कृषि का उत्पादन करें, फसलों का उत्पादन करें। तो वही प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, फुकुओका। इसी को आगे हो जाएगा। ये देखिए आ गया है, BPPCS में पूछा भी गया है और इसमें भी पूछा जाएगा, लेखपाल में 100% है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आप बताइए। अभी हमने आपको पढ़ाया है, सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से। गुणवत्ता की बात नहीं हुई थी, पर्यावरण की बात हुई थी। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ये इसका आंसर होगा। आयातित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, नगरीकरण औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तीनों के लिए है। तीनों के लिए हानिकारक है नगरीकरण औद्योगिकरण, क्योंकि हम नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित तरीके से नहीं कर रहे हैं। ग्रीन डेवलपमेंट अभी हमने पढ़ा दिया, किसने दिया था, एडम्स ने। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है। हाँ, एक ये क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। ग्रीन आर्मी किसने बनाया, ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन आर्मी का काम यही है कि इस तरह पुलिस जो होती है अपराध को रोकती है, वैसे ग्रीन आर्मी क्या करेगी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगी। अब ग्रीन वाश इंगित करता है, बताइए ग्रीन वाश क्या है, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वाश, ग्रीन वाश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। यानी अक्सर आप देखे होंगे कि कई प्रोडक्ट होते हैं, वो दिखाते तो हैं कि इको फ्रेंडली है। या आप देखे होंगे कि मैकडोनल्ड या डोमिनोज, वो अपना वो स्ट्रॉ देते थे पहले प्लास्टिक का, और वो प्रचार भी करते थे कि हम इको फ्रेंडली हैं और ये है वो है। तो ऐसा नहीं है। फिर उसी केस पे ये पूछा गया था, जो प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा उससे फैला था, उसकी जगह पे अब तो कागज़ उसका आने लगा है, पेपर का। तो उसी से संबंधित है। तो ग्रीन वॉश क्या है कि हम दिखाते तो हैं इको फ्रेंडली हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन इको फ्रेंडली वो है नहीं। यानी उसको हम प्रचार प्रसार ऐसा करते हैं कि इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली, बट इको फ्रेंडली नहीं है। तो उसी चीज़ को बताया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सरल ना मानिएगा। कब बनाते हैं, 5 जून को बनाते हैं। 5 जून को ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, आपको बताया गया था कब, 1972 में आयोजित किया गया। इसी दिन सम्मेलन हुआ था 5 जून को। सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। तो तब से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 इसी दिन हुआ था, और तब से ये मनाया जाता है। पारिस्थितिकी, अब एक नया टॉपिक आ गया है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कि पर्यावरण पर्यावरण हमारे चारों जो उपस्थित है, तो इसी का जब हम अध्ययन करने लगते हैं तो पारिस्थितिकी हो जाता है।
एक चीज आ जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र वही चीज है। इसको सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ये जो कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम वाला, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, किसने प्रस्तावित किया था? टांसले ने। टांसले, ये नाम याद रख लो, टांसले। टांस ट्रिक भी याद रख सकते हो कि पारिस्थितिकी तंत्र बोलने में जो है टांस जो है गला जो है खुल जाता है। 1935 में इसको दिया था। और ये भी याद रखो, पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है। खुला तंत्र होता है। खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। बताओ आप लोग। जीव और वातावरण का, मनुष्य और वन का, मृदा और जल का, पति और पत्नी का। पति और पत्नी का कौन हो सकता है? जीव और वातावरण का। अभी हमने पढ़ लिया। किसने दी थी? पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? टॉन्सले ने। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इकोसिस्टम हमने अभी बताया। तो किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी यानी जैविक तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब आ जाता है कि हम केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही रख रहे हैं, इसलिए इधर उधर भटकाव आप लोगों का ना हो, इसलिए केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही बताया जा रहा है। जीव से जैवमंडल जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम। बस आप कुछ में नहीं है, आप ये 1 2 3 4 चार चीज़ों को याद कर लीजिए। 1 2 3 4 और यही क्रम याद रखिए। जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र से निश्चित क्षेत्र या दृश्य। कुछ नहीं है, जनसंख्या कुछ लोगों का समूह होगा, फिर वो उनके कई ग्रुप होंगे तो समुदाय का निर्माण करेंगे, कई समुदाय होंगे तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा, कई पारिस्थितिक तंत्र होंगे तो निश्चित क्षेत्र या दृश्य होंगे। बस ये याद रख लीजिए, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। अब पारिस्थितिक तंत्र के घटक व श्रेणियां क्या हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक है वह स्वपोषित संगठक होगा और परपोषित। अब आ जाता है स्वपोषित संगठक। संगठक कौन से होंगे? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट, वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, यानी पेड़ पौधे जो अपना आहार स्वयं से बनाते हैं। और दूसरा होता है परपोषित। परपोषित में वो आ जाएंगे जो उन पर निर्भर होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। उसमें कंज्यूमर आ जाएंगे, मानव रहित, यानी ये जो है स्वपोषित संगठन से अपना आहार ग्रहण करते हैं। और कंज्यूमर में कई आ जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब उसको आगे अभी हम बताएंगे। डिकम्पोजर आ गया, वियोजक सॉरी, या अपघटक। ये छोटे जीव होते हैं जो मृत पौधे, जंतु, अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, यानी उनको खाते हैं। और जैसे केचुआ है, चींटी है, इसी प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये चीज। स्वपोषित संगठक कौन है? यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषित, जो स्वपोषित पर निर्भर रहते हैं, यानी जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। मानव जैसे अपना भोजन बना पाता है? नहीं बना पाता है। वो किससे ग्रहण करता है? पेड़ पौधों से। और ये कंज्यूमर है। कंज्यूमर हमने बता दिया। वियोजक, डिकम्पोजर कौन बता दिया है? चींटी और ये सब आ जाएगा। ये देखिए, यूपी पीसीएस प्री में पूछा भी गया है, लेखपाल में पूछा जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। हमने बताया था जनसंख्या, समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? कृत्रिम पारितंत्र कौन सा होता है जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाए? आप बताइए। तालाब, वन, कोई नहीं, खेत। एक किसान जो है मेड़ बांध के उसमें पानी भर देता है तो एक तालाब की तरह बन जाता है, तो कृत्रिम पारितंत्र है।
और वन है, तालाब है, झील है, ये प्राकृतिक पारितंत्र है। जबकि बगीचा है, खेत है, मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है, मानव निर्मित करता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है? सभी जानते हैं सामुद्रिक में 71% भाग पर फैला हुआ है। उसी चीज, यही क्वेश्चन उसी से है। एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपी यूडीए एलडीए में, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? आप इस नहीं वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। क्या है? वनों को काटना ये संतुलन करेगा? नहीं करेगा। वन, आप पेड़ पौधों को काट दोगे तो वो संतुलन कैसे आएगा? नहीं होगा। वन रोपण होगा, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल भंडार से। सही है। खाद्य श्रृंखला, फूड साइकिल, ये फूड साइकिल है। फूड साइकिल कुछ नहीं है, बस आप ये जानिए, खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। कैसा? एक वन डायरेक्शनल। देखिए, जैसे घास है, ये उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। इसको कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मेढक को कौन खाएगा? सर्प, ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो ये क्या है? एक सीरीज बन गई। यानी यहाँ पे ऊर्जा सूर्य के प्रकाश में इसने बनाई, और ये ऊर्जा धीरे धीरे टिड्डा के पास गई, टिड्डा से मेढक से पास गई, मेढक से सर्प के पास गई। तो यही क्या है? खाद्य श्रृंखला है। ऐसे घास को बकरी ने खाया, बकरी को मनुष्य ने खा लिया। उसी चीज को मैं थोड़ा ये फूड वेब के रूप में दिखा दिया गया है, आप देख लीजिए इसको। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अभी तो हमने स्थल पे देखा, लेकिन समुद्र में भी तो आहार श्रृंखला होती है। तो इसके 3 स्टेप होते हैं, आप इसको रट लीजिए बिल्कुल। और हमने तो DCH के रूप में रटा था, DCH। डाइटम जो होता है 100 पोषी होता है, जैसे स्थल में पेड़ पौधे होते हैं वैसे समुद्रों में भी 100 पोषी होते हैं। छोटी छोटी घासें आप देखे होंगे वीडियो में। क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, और इनको खाने वाले को हेरिंग यानी मांसाहारी उपभोक्ता कहते हैं। तो क्वेश्चन में डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग आएगा। 100 पोषी शाकाहारी उपभोक्ता मांसाहारी उपभोक्ता के रूप में नहीं आएगा, DCH के रूप में ही आएगा। तो आप ये क्रम याद रखे रहिए। और ये पूछा गया, देखिए आप, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? आप फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, यानी वही समुद्री पेड़ पौधे हैं, उन्हीं को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। कौन उत्पादक घटक है? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? पेड़ पौधे, और कौन होंगे? प्रथम पोषक स्तर हमने बता ही दिया था, के अंतर्गत कौन आते हैं? हरित पादप। तो आप यहाँ देखिए, घास क्या है? प्रथम पोषक स्तर ही तो है ना। ऊर्जा का प्रवाह आ गया। ऊर्जा का प्रवाह का मतलब हुआ कि सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया। उन पेड़ पौधों को कौन खाया? बकरी खा गई। बकरी को कौन खा गया? मनुष्य ने खाया। तो ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा कहाँ से मानव तक आ रही है? तो इसी ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है। उसी को दिखाया गया कि पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा है। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह का मतलब होता है कि वो एक स्तर से दूसरे स्तर तक जा रही है, गमन कर रही है। तो एक दिशीय होता है, मतलब वन डायरेक्शनल होता है। वन डायरेक्शनल होता है, यानी पेड़ पौधों को अगर बकरी खा रही है, बकरी को मनुष्य खा रहा है, तो वन डायरेक्शनल हो गया। ये नहीं कि उल्टा हो जाए, ऐसा नहीं है। अब आता है एक नियम, आता है लिंडमैन का नियम, लिंडेमान का नियम। लिंडेमान का नियम 10% का नियम। 10% का नियम कुछ है नहीं। 10% का नियम जैसे आपको हम यहीं से बता देते हैं कि सूर्य के प्रकाश में अगर उत्पादक जो है पेड़ पौधा है, उसने 100% एनर्जी बनाई, तो
तो 90% तो उसका खर्चा हो जाएगा, वो खुद ही कर लेगा श्वसन में, अपने काम में, और 10% ही इस जो है अगले स्तर पे जाएगी। तो शाकाहारी जो भेड़ बकरी खा रही है उसको 10% मिलेगा। अब इस 10% में फिर ये 90% वो स्वयं यूज़ कर लेगा, फिर इसका 10% अगले स्तर पे जाएगा, फिर इस 10% में 90% वह स्वयं मांसाहारी वाला द्वितीय उपभोक्ता कर लेगा, और 10% फिर अगले स्तर तक जाएगी। तो इसे ही, इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था? लिंडेमान ने। किसने? लिंडेमान ने। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में रखा मिलेगा। अब पोषण स्तर है। आप देख लीजिए, जो हम पारिस्थितिक तंत्र हम पढ़े थे अभी, उसी को बता रहे। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। कहीं 3 दिख जाते हैं, कहीं 4 दिख जाते हैं, तो आप उससे परेशान ना होइए। पहला पोषण स्तर अभी हमने बताया था, पेड़ पौधे, स्वपोषित जीव, प्राथमिक उत्पादक। दूसरा पोषण स्तर कौन सा होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, भेड़ बकरी वाला हमने पढ़ा। दूसरा पोषण स्तर तीसरा कौन सा? द्वितीय उपभोक्ता। और पोषण स्तर 4 सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता। यानी घास पहला पोषण स्तर, दूसरा टिड्डा, दूसरा, तीसरा टिड्डे को किसने खाया? मान लीजिए सांप ने खाया, तो तीसरा हो गया। और सांप को चील ने खा लिया, तो पोषण स्तर 4 हो गया, सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता हो गया। ठीक, तो वही है पोषण स्तर, वही, कुछ और नहीं, बस यही स्तर है कि उत्पादक कौन है, प्राथमिक ये। अब आ जाता है पिरामिड। पिरामिड कुछ नहीं है, बहुत आसान है पिरामिड तो। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार के रेखाचित्र निरूपण को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। अच्छा, पिरामिड, पिरामिड ऐसा है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बायोमास का, एक होता है एनर्जी यानी ऊर्जा का, एक होता है नंबर का। पिरामिड एक तरह से ये इस तरह मान लिया जाए, जैसे बायोमास का ही हम मान लें, या बायोमास का ही मान लें। ये आइए आपको दिखाते हैं। जैसे पिरामिड ऑफ नंबर है, नंबर का, तो अगर हम उसको एक पिरामिड में, पिरामिड के आकार के रूप में अगर उनको रखना चाहें कि प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक कौन है, उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, तो आप पाएंगे नंबर वाले 3 तरह के होते हैं ना। पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर का पहले हम देख रहे हैं। तो ये देखिए, एक पिरामिड बनाया गया है और नंबर का देखा जाता है। इसमें नंबर की, इसमें गणना की जाएगी, इसका गणना की जाएगी पेड़ पौधों की। तो आप पृथ्वी पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे, घास, यही सब पाए जाएंगे। तो सब, इनकी संख्या सबसे अधिक है, तो इनका आधार पिरामिड में सबसे नीचे रखा जाएगा। और आधार चौड़ा होने के कारण ये दर्शाता है कि इनकी संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे। देखिए हिरन विरन है, उनको खाने वाले दूसरे आ जाएंगे। ये लोमड़ी है या वो है, फिर लोमड़ी उमड़ी को खाने वाले शेर आ जाएंगे। तो शेर तो आप जानते हैं लिमिटेड है। तो ये हो गया पिरामिड ऑफ नंबर। मेनली ये है कि एक पिरामिड बनाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि उत्पादकों की संख्या कितनी है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो उनको अगर उनकी संख्या के हिसाब से रखा जाए तो शेर जो है सबसे कम है और पेड़ पौधे सबसे अधिक हैं। तो यही चीज़ बताता है और कुछ नहीं। दूसरा आ जाता है बायोमास का। बायोमास का, बायोमास का जब आ जाता है यानी जैव भार का, तो आप यहाँ पे देखिए, इसको भी पिरामिड में रखा गया है। बायोमास का, अगर पेड़ पौधों को सुखा लिया जाए और उनको वेट के हिसाब से रखा जाए तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर किसका वेट आएगा? पेड़ पौधों का आएगा, घास का आएगा, क्योंकि आप जानते हैं सबसे अधिक वही है। और उसके बाद पेड़ पौधों को खाने वाले उसी तरह उनको कम करते चले जाएंगे।
उसके बाद आ जाता है बायोमास का हो गया। लेकिन अब ये जो सीधा बना है पिरामिड, ये कब बनेगा? ये स्थल पर बनेगा, स्थल पर बनेगा। लेकिन अब जब ये हम जलीय पारितंत्र में देखेंगे, जलीय पारितंत्र में या हम तालाब में देखेंगे, तो अब तालाब में कितनी घास होगी, उसको आप मतलब सूखा कर लोगे और उसको अगर वेट लोगे तो आप देखोगे उनका वेट सबसे कम आएगा। इसीलिए पिरामिड कैसा बन गया? उल्टा बन गया। उसके बाद जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनका वेट आएगा। सबसे अधिक वेट किसका आएगा? जो बड़ी मछलियां होंगी, जो बड़ी मछलियां होंगी तो इनका आधार सबसे अधिक होगा, क्योंकि इनका वेट सबसे अधिक है। तो इनको इसलिए तालाब का जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। उसके बाद आता है एनर्जी का। तो एनर्जी का भी सीधे बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य है, पेड़ पौधे सबसे अधिक बनाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा भी था 10% का नियम। तो सबसे अधिक प्राथमिक उपभोक्ता के उसके पास होते हैं पेड़, ये सूर्य है। सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक कौन? पेड़ पौधे एनर्जी बनाएंगे। जितनी एनर्जी उसको मिलेगी 100% वही प्रयोग करें, 100% में 90% वही प्रयोग करेंगे। फिर ये 10% आगे जाएगी, तो इससे तो कम हो गई, फिर इससे कम हो गई, इससे कम हो गई। तो उसी चीज़ को इसमें बताया गया है, और कुछ नहीं है। तो याद रखिए, नंबर का पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड होता है और एनर्जी का पिरामिड होता है। और बायोमास का पिरामिड दो तरह के स्थल पे सीधा बनता है और तालाब वालाब में उल्टा बनता है। याद रखिएगा, हमने बता भी दिया। देखिए, प्लैंकटन, प्लैंकटन मतलब वही जलीय पेड़ पौधे। फिर क्रस्टेशियाई, छोटी मछली, बड़ी मछली। तो अगर उनको वेट के हिसाब से रखोगे तो सबसे अधिक वेट किसका आएगा? बड़ी मछली का। इसीलिए इनको देखिए आधार भी बढ़ा दिया गया है, और कुछ नहीं है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा। तो पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कौन सा है? आपको बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, बताइए। हमेशा सीधा। उल्टा कब बनता है? तालाब वाले में। हाँ, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? हम बताए थे 10% का नियम। घटता हुआ चला जाता है। पेड़ पौधों से अगले स्तर पर जाएगी, घट जाएगी, उससे अगले स्तर पर जाएगी, घट जाएगी। तो कैसा होगा? घटता हुआ क्रम। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसका होता है? बताइए। सर्वाहारी का। पोषण स्तर कौन किसका सबसे अधिक होगा? जो शाका मतलब पेड़ पौधे भी, यानी हरी सब्जी भी खा ले रहा है और मांस भी खा ले रहा है, तो मांस सर्वाहारी होगा। ओमनी वो रस होगा। सर्वाहारी का मतलब जो होता है, जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। ये देखिए जो हमने बताया था, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है? कहाँ बनेगा? तालाब में, जलीय में। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड में पाया जाता है, फिर वही समुद्र में। जैववानिकी एवं जैविक आवर्धन, ये दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक ये इम्पोर्टेंट है। चलिए एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। जैववानिकी, यानी अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो बायोनॉमिक्स कहा जाता है। शब्द किससे बना हुआ है? पहले ये देखिए, बायो और नॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? बायो प्लस नॉमिक्स से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य क्या है? यानी जीव या जीवन से है, जबकि नॉमिक्स का अर्थ है नियम से। तो अगर हम दोनों को जोड़े तो बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा जीवन के नियम। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। बायोनॉमिक्स साथ ही यह प्राकृतिक तत्व के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन इसका यही बनता है कि बायोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? जीवन के नियम। यानी हम जीवन के नियम से संबंधित है। यानी हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, फालतू का प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वही सब बताता है। जैविक आवर्धन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन क्या है?
बायोमैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब कुछ प्रदूषक प्रदूषक जैसे कोई केमिकल है या कुछ भी है, आहार श्रृंखला के साथ यानी आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता कंसंट्रेशन में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। होता क्या है कि जैसे आजकल खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग होने लगा है। खरपतवार हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, तो वो पेड़ पौधे उसको क्या कर लेते हैं, उसकी कुछ मात्रा संचित कर लेते हैं। फिर उन उन फसलों को जब मानव खाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो केमिकल जो है मानव में भी पहुंचने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, मानव में उनकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, बायो मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। जैसे डीडीटी है, डीडीटी क्या जब प्रदूषक है और जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ये क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे मानव में पहुंच जाता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यानी अगर एक बार ये शरीर में आ गया तो इसको नष्ट करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ये हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है और इस खाद्य श्रृंखला से क्या है, मानव में पहुंच जाएगा और मानव पहुंच जाने के कारण यह विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उत्पन्न करेगा। तो ये जैविक आवर्धन एक बस कॉन्सेप्ट है, याद रखिए कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। डीडीटी जैसे ये जो प्रदूषक है, ये शरीर में पहुंच जाते हैं, ये याद रख लीजिए। जैवानिकी में केवल याद रखिए कि बायोनॉमिक्स शब्द का अर्थ क्या है। डीडीटी क्या है, एक कीटनाशक है, कीटनाशक है, याद रखिएगा। हाँ, एक ये है कि जल चक्र को ओडम ने गैसी चक्र में सम्मिलित किया था। तो जल चक्र को ओडम ने गैसी चक्र में ये सम्मिलित किया था। एक चीज, एक नया कॉन्सेप्ट ये आता है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी सक्सेशन जो आता है, अनुक्रमण यानी सक्सेशन, उसको पढ़ना है। हाँ, ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्लीमेंट ने। कौन सा, ये जो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी सक्सेशन का मोटा मोटा सा अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कोई बंजर भूमि, ऐसे ही कोई चट्टान है, तो चट्टान पे क्या होगा, पहले लाइकेन होगा, फिर लाइकेन से क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पर वो एसिड का रिसाव करते हैं। लाइकेन, आप याद रखिए, लाइकेन जो है एसिड का रिसाव करते हैं। उससे क्या होता है कि जो परत होती है चट्टान की, वो क्या मिट्टी बदलती है। फिर उस मिट्टी में क्या हो जाएगा, घास आ जाएगी। फिर उस घास में धीरे धीरे क्या होगा, झाड़ियाँ आ जाएंगी। फिर झाड़ियों को प्रतिस्थापित कौन कर देगा, पेड़ पौधे कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे एक क्रम चलता आ रहा होगा। इसी को ही सक्सेशन कहते हैं कि घास थी, फिर झाड़ियाँ उनकी जगह पर आ गई, झाड़ियाँ की जगह पर उनके बाद पेड़ पौधे आ गए। तो इसे ही क्या कहा जाता है, सक्सेशन, पारिस्थितिक सक्सेशन। हाँ, देखिए क्या होता है कि क्लीमेंट ने क्या बताया सक्सेशन को, अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित या तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, ये क्लीमेंट ने बताया है। ओडम ने एक पूरा उनका क्रम दे दिया गया है, याद रख लेना। ओडम ने एक क्रम दिया है, ये याद रखिए, कौन सा है, एन मर्स। एन मर्स, ये हमने ट्रिक बना रखी है एन मर्स की। एन से ड्यूरेशन, एम से माइग्रेशन, ई से इसेसिस, आर से रिएक्शन और एस स्टेबलाइजेशन। आप ये क्रम याद रखिए। ये क्रम किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा और इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है।